you revive back? इंसान अपनी लाइफ में फेडअप जरूर होता है कि यार बस मुझे मेरा टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा, मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ, कहाँ मैं सुपर फिट से सीधा बेड पे आ गया हूँ और ऐसे बेड पर आया हूँ कि मेरी टांगें भी काम नहीं कर रही हैं। तो माइंड में वो आया था, लेकिन आप हमेशा, मैं आपको उस चीज़ का बताता हूँ कि मैंने कैसे उस चीज़ को बाहर निकाला। मैं हमेशा एक पॉजिटिव सोचता था और मैं अपने आसपास पॉजिटिव इंसान रखता था। आप देखना, आपके पेरेंट्स, आपके कोच, आपके जो जो भी गुरु है या कोई भी मतलब आपके प्रोफेसर्स हैं, वो हमेशा आपको ये बोलेंगे थिंक पॉजिटिव। चाहे आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, चर्च में जाओ, तो वो भी ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि अगर आप हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी नेगेटिव को ज़्यादा पकड़ती है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा काम पॉजिटिव को ज़्यादा पकड़ेगा। सो जो चीज़ हम ज़्यादा सोचेंगे हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन करेगी। सर, आपको ऐसा नहीं लगा कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ओके, ये भी गुड क्वेश्चन। सोचता था, ये बहुत ज़्यादा मैं सोचता था। मैं तब तक सोचता था जब तक मैं इंडियन टीम में वापस नहीं गया कि मुझे ही क्यों गोली लगी, मैं ही क्यों वहाँ बैठा था, कोई और भी बैठ सकता था वहाँ पर, किसी और को भी ये पेन हो सकता था। बिकॉज वो जो पेन था वो बहुत मतलब डिफरेंट लेवल का पेन था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत सफ़र किया उस पेन से, मतलब अकेला रोता भी था उस पेन को लेकर। मैं किसी को शो नहीं करता था कि मैं रो रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं मॉम डैड के सामने रोता या मैं फैमिली के या फ्रेंड्स के सामने रोता तो वो खुद में मुझे वो होता था, फील होता था कि यार मैं इनके सामने रो रहा हूँ। लेकिन जब मुझे ये चीज़ का एहसास तब हुआ जब मैं कैप्टन बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद आज मूवी भी आ रही है, तो वो चीज़ का आंसर मुझे आज मिल गया। मैं सर जानना चाहता हूँ कि आपने हॉकी क्यों चुना, मतलब क्रिकेट क्यों नहीं चुना? क्योंकि क्रिकेट को इंडिया में मतलब एक तरह धर्म मानते हैं। क्या मुझे भी चाहिए, तो मैंने मम्मी पापा को बोलता था मुझे भी लेके दो, तो वो कहते हैं हॉकी खेलना शुरू करो तब तुझे मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि आप स्पोर्ट्स मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि बिजनेस करो, तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि अगर स्पोर्ट्स करना है तो आपको तभी ये सामान मिलेगा, नहीं तो आपको सामान नहीं मिलेगा। आप अपनी नॉर्मल स्कूल जाओ, अपना अपना नॉर्मल पढ़ाई करो, अगर स्पोर्ट्स करनी है तभी आपको हॉकी मिलेगी, जूते मिलेंगे, नया ट्रैक सूट मिलेगा। तो मैं तो एक्चुअली में हॉकी इसलिए शुरू की कि मुझे नए कपड़े मिले। लेकिन बाद में मुझे जब मेरा पता चला कि यार ये खेलने के साथ साथ मुझे अपना फेम, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम मैं कर सकता हूँ, तब मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता रहा। खेल है, लेकिन इसकी मतलब जो पॉपुलैरिटी है वो क्रिकेट से कम क्यों है इंडिया में? ये एक्चुअली में अगर हम देखें इसमें इंडियन पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली में क्रिकेट अगर हम देखें हर मैच लाइव आता है, हर बॉल को रिप्ले की जाती है, हर बैट्समैन का चेहरा दिखाया जाता है, हर बॉलर का, कीपर का, फील्डर का चेहरा दिखाया जाता है। हॉकी अब तो 60 मिनट की हॉकी रहेगी, 70 मिनट की भी हॉकी नहीं है। तो वो जो 60 मिनट है उसमें अगर एक खिलाड़ी का चेहरा दिखाएंगे तो बॉल का तो पता नहीं चलेगा। आई स्टिल रिमेंबर 2003 में जब मैंने डेब्यू किया था इंडियन टीम में, धनराज पिल्ले जी ने स्कोर किए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहले गोल का अगर आप आज भी उसकी फुटेज कहीं देखें तो पहले गोल का रिप्ले चल रहा था, तो हमने दूसरा गोल कर दिया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो ये एक रीजन है कि हॉकी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता पब्लिक में, बिकॉज ऑफ उनके चेहरे नहीं पहचाने जाते। Thank you so much. Every victory of an Indian team is hugely applauded in the social media, but also every mistake and every defeat is hugely criticized. So, no matter how much a sportsman tries, ignoring all these is very difficult. So, do you think a sportsman can actually perform better without all these so much criticism on media? तो मैं उसको देखता नहीं हूँ, बिकॉज उससे मेरा माइंड का जो डाइवर्जन है वो चेंज हो जाता है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सेम स्पोर्ट्स पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ही हैज़ टू बी फोकस ओनली, उनका गोल जो है। अगर आप वो सोशल मीडिया या उस पेपर मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल पे अगर ज़्यादा ध्यान देगा कि वो फेवर में कर रहे हैं, वो भी कई बार हानिकारक होता है कि यार मेरे बारे में अच्छा लिखा है, नेक्स्ट मैच में होगा कि यार मुझे और अच्छा करवाना है, तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। समटाइम यू प्ले रियली गुड इन मैच, आपको रात को नींद नहीं आती है, अगर आप बहुत बुरा मैच खेलोगे तब भी नींद नहीं आती है। तो ये चीज़ें इसलिए नींद नहीं आती, अगर आपका ध्यान वही है यार
मेरे मीडिया में क्या आया होगा मेरे बारे में, मीडिया क्या बोल रही होगी मेरे बारे में, लोग क्या बोल रहे होंगे, अगर आप वो चीज़ सोचना छोड़ दोगे आप परफॉर्म अच्छा करोगे। गुड आफ्टरनून सर। मैच सेमीफाइनल था अगेंस्ट पाकिस्तान और 2-1 से हम जीते थे, दोनों गोल मैंने किए थे वो। और जो गोलकीपर था पाकिस्तान का, वो गोलकीपर हाफ टाइम में बाहर बैठ गया था और उसका एक्सक्यूज था कि मुझे लूज मोशन लगे हैं बिकॉज सामने संदीप सिंह खड़ा है। ग्रुप एक्टिविटी करते हैं या स्पोर्ट खेलते हैं तो सर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छी परफॉर्मेंस देना, बिकॉज अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करने, आप अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और अपने टीममेट का सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। अगर आप नहीं भी जीतते हो तो एटलीस्ट यू लर्न कि आपको कहाँ पर कमी है और यू कैन नेक्स्ट मैच और नेक्स्ट इवेंट और नेक्स्ट जो भी आपका टारगेट है उसमें आप जीत सकते हो। अगर आप सिर्फ जीतने के जाओगे तो उसमें क्या है कि आप कुछ भी गेम ऐसी खेल सकते हो जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, लेकिन आप जीत गए तो वो उस जीत का कुछ मायने नहीं रखेगा। अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो कि लंबी रेस तक आपको खेलना है तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। Rohit Khatri, Vice President, Student Union, to present Mr. Sandeep Singh with a token of our appreciation. I please. Malik and Mr. Satyavart Kadyal. One and all present here. We now have one of India's few power couples. No, none other than Ms. Sakshi Malik and Mr. Satyavart Kadyal. Mr. Satyavart Kadyal, an extrusive personality who was brought up by an Arjuna awardee. When he was a budding wrestler, his coach asserted him as a prodigy who used to perform in a higher category than his with an assurance of a medal. His career was full of achievements, beginning from his bronze medal at debut Youth Olympics in Singapore. He then astonished us all by his overwhelming performance in 2014 Indian Commonwealth Games by winning a silver medal in the category of 97 kilograms. Ms. Sakshi Malik, needless to accolade such personality. We all are cognizant about her latest palatial achievement by seizing the bronze medal in 58 kilogram category at 2016 Rio Olympics, and thus became the first Indian female wrestler to win a medal at the Olympics. She gave more remarkable performances, such as achieving a silver medal at 2014 Commonwealth Games at Glasgow and a bronze medal at the 2015 Asian Wrestling Championship in Doha. After which, she never stopped and maintained the passion and dedication towards the game. Hailing from a small village of Haryana, she was galvanized by the performance of her grandfather, Mr. Badlu Ram, who was also a wrestler. So ladies and gentlemen, please put your hands together for this power couple. Now, I would like to request Mr. Rohit Khatri, the
Vice President of our student union, and Mr. Saurabh Purthy, the conclave head, to present a floral welcome to Ms. Sakshi Malik. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, this is a town hall run, and we are open for the question-answer sessions. I would like to request the audience to please shoot up with your questions to Ms. Malik and Mr. Kalyan. Hey, ma'am. I'm Nisha Raj. So it's wonderful. Congratulations on your bronze medal first. I'm hoping to see you win the gold medal in the Tokyo Olympics. Before that, wrestling has been a stereotype sport for men especially. How did you have a debut as a woman into that particular sport? And yeah. था और शुरू में सब बोलते भी थे कि ये लड़कों का स्पोर्ट है तो आप नहीं कर पाओगे, या आसपास के लोग बहुत पीछे पड़ते थे कि आप लड़की होके कैसा गेम कर रही है, कैसे तेरे कॉस्ट्यूम्स हैं, और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया, इसलिए उन्होंने कभी मेरे और मेरे भाई में डिफरेंस नहीं किया और ना उन्होंने कभी मुझे फील कराया कि ये लड़कों का गेम है। मेरा मन था तो मेरे पेरेंट्स ने जो मेरा मन था वो करने की मुझे पूरी छूट दी थी। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंडिया के लिए बहुत आपने नाम करा, ब्रॉन्ज मेडल जीता आप, तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे ओलंपिक्स में 3, 4, 5 मेडल मैक्सिमम, ऑब्वियसली इसमें स्पोर्ट्स मैन या वुमेन की कोई भी गलती नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना के मुकाबले कुछ नहीं है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कर रही है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, अथॉरिटी सेटअप हो रही है, क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं जो मेडल्स लाएंगे, तो मैम आपके हिसाब से क्या चीज़ें सही हो रही हैं? क्या हम कम से कम 8-10 मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 ओलंपिक्स में? और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप ऑब्वियसली आप मेडल जीत चुके हैं, तो क्या जैसे अभी एक कमेटी सेटअप हुई थी अभिनव बिंद्रा जी के अंडर टू लुक इनटू द ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो क्या आप इनपुट्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि टू इम्प्रूव the sports facilities in India so that we get more medals? Thank you. इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम बाहर कैंप्स लगाने जाते हैं या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोई कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो हमें खुद बहुत फ़र्क फील होता है। जैसे ओलंपिक में मैं गई थी और मुझे हम इंडिया सब हमसे बहुत बेटर, तो बस यही है, हम आके बताते भी हैं। जैसे कि अभी पीएम सर ने खेलो इंडिया चलाया है, हमें मीटिंग्स के लिए भी बुलाते हैं कि क्या इम्प्रूव होना चाहिए, तो हम बताते हैं। एक तो हमें एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, बाहर कंपटीशन हमें कम खिलाए जाते हैं। जैसे जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, हर 1 महीने में वो कम से कम भी 2 कंपटीशन खेलते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और हम साल में 2 खेलते हैं। तो ये फ़र्क तो इतना सारा यहीं पे आ गया, और जितना हम कंपटीशन खेलेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीत सकते हैं। थैंक यू। सर, आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ में और यूथ स्पोर्ट्स में भी, तो एक ऐसी विक्ट्री आपकी कौन सी थी जो सबसे यादगार रही है? वो सभी यादगार बन जाते हैं हमारे लिए कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, और एक अलग ही जुनून, एक अलग ही नशा है देश को रिप्रेजेंट करने का। जब हम तिरंगा लेके पोडियम पे चढ़ते हैं तो वो फीलिंग ही एक अलग हो जाती है। और जो सबसे पहला मेडल था मेरा यूथ ओलंपिक का, जो जूनियर लेवल पे था, वो बहुत ही स्पेशल रहा, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल पे मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था और देश एक ओलंपिक गेम थे वो। सर, जैसे आप भी रेसलर हो, आपकी वाइफ भी रेसलर है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? हाँ, हम डेली एक दूसरे को दाव लगाते रहते हैं। नहीं, मजाक था ये तो, लेकिन हम दोनों जैसे एक सेम प्रोफेशन से हैं, तो काफ़ी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेनिंग के बाद रेस्ट भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम तो एक दूसरे को तंग भी नहीं करते ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद। अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी बढ़ जाता है इससे, तो ये एक मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सपोर्ट करती है एक चीज़ से जो हम रिलेट करते हैं उससे। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, एक बार आप हमें बता सकते हैं सर कि आपको शुरुआत से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है? क्योंकि आपको फंड्स नहीं मिलते थे अपने टाइम पे, आप लोग खुद ही लगे रहते थे, मेहनत करते रहते थे।
हर एक जो मिडिल क्लास फैमिली से जो रिलेट करता है, हर स्पोर्ट्समैन को प्रॉब्लम तो आती ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें इतना पता भी नहीं होता था इंटरनेशनल लेवल पे कैसे compete करना है। बस बचपन में तो बस यही जुनून था कि एक बार फ्लाइट में बैठना है या बाहर कंट्री जाना है, बस यही सोच के स्टार्टिंग में रेसलिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद जब धीरे धीरे हम इस लाइन में आगे बढ़ते गए और देखते गए कि कैसे कि खाली फ्लाइट में नहीं बैठना है, इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हो तो देश के लिए आपको मेडल जीतना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो काफ़ी धीरे धीरे जो हमारा सफ़र था वो आगे बढ़ता गया और फिर अब हम इस लेवल पे बैठे हैं। आप दोनों रोहतक से एंड यू बोथ आर रेसलर्स, तो आप मिले कैसे? कि स्कूल में पढ़े हैं हम, लेकिन उस टाइम पे नहीं जानते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब हम ग्लासगो में साथ गए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे ग्लासगो में,